Hello everyone, welcome to YouTube channel of Apni Kaksha class 9th and 10th, and today we are starting with a brand new chapter, that is chapter number 2 of history, nationalism in India. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या है चैप्टर के. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, द सेंस ऑफ कलेक्टेड बिलोंगिंग एंड देन कंक्लूजन. अगर हम इस चैप्टर से मार्क्स की बात करें तो एनीवेज 10 to 12 मार्क्स आराम से आ जाते हैं इसको पूरे के पूरे चैप्टर में से, इंक्लूडिंग मैप. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में. क्या क्या चैप्टर हमें आज सिखाना चाहता है कि भारत में जो बेसिकली अंग्रेजों का शासन चल रहा था, जो कि हम क्लास 7th 8th और 9th से पढ़ते आए हैं, ठीक है, तो वो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक जो है लगने लगेगा. तो हम उसको जो है कैसे हटाएंगे या फिर उससे कैसे निजात पाएंगे, ये पूरा चैप्टर में आज हमें कवर करना है. जैसे कि हमने पहले देखा था कि मॉडर्न नेशनलिज्म यूरोप में आया था, जिसके वजह से बहुत सारे नेशन स्टेट बनने लग गए थे. इसका मतलब ये भी था कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है, लोगों को अपने आप को समझने का तरीका, उनकी आइडेंटिटी और सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी चेंज हो रही है. बड़े बड़े नए सिंबल्स, नए आइकन्स, नए जमाने के गाने और आइडियाज बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और लोग अपनी बाउंड्रीज को भी बहुत ही अच्छे से डिफाइन करने की जो आइडियोलॉजी थी उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे थे. और लोगों को एक नेशनल आइडेंटिटी भी बहुत अच्छी लगने लगी थी. और इंडिया में और बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज में भी जो ग्रोथ हो रही थी मॉडर्न नेशनलिज्म की, वो हमारे तक भी पहुंच गई. और हम लोगों से वो कनेक्टेड थी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, यानी कि एंटी ब्रिटिश मूवमेंट हम लोग को करना है, बिकॉज पूरा का पूरा कंट्रोल हमारी इकोनॉमिक्स, सोशल लाइफ, सब चीज़ों का कंट्रोल अंग्रेजों ने करा हुआ था. फॉरेस्ट से लेके हमारे एग्रीकल्चर, कम्युनिटी, सब चीज़ें कंट्रोल में थी. बट लोगों को जब ये पता चला कि हम लोगों को भी यहाँ पर यूनिटी बनानी पड़ेगी और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो बहुत सारे लोगों की आवाज़ ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हुई, दबाई गई. बट फिर भी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार जो है वो था लोगों के बीच में, तो उन्हें लगा कि हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा और हमें भी अब फ्रीडम चाहिए. बट ऑब्वियसली फ्रीडम का मीनिंग सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए फ्रीडम की मतलब हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, जस्ट लाइक डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू सॉल्व these groups together in one movement, but the unity did not emerge without conflict. महात्मा गांधी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है हमारे चैप्टर के. वो बहुत कोशिश करेंगे एकता बनी रहे. बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में एकता बना के रखना. हमने पहले भी पढ़ा है कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें नेशनलिज्म की रिगार्डिंग में चल रही थी. बट आज हम शुरू करने वाले हैं नॉन कॉर्पोरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से. सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, हमारी जो कहानी है वो शुरू होती है इन द ईयर 1919, जहाँ पर हम लोगों के बहुत सारे राष्ट्रीय मूवमेंट हो रहे थे. नए नए एरियाज में नए नए सोशल ग्रुप्स और नए नए यहाँ पर मोड ऑफ स्ट्रगल्स हम लोगों को देखने को मिले. बट इंडिया में ये कैसे शुरू हुआ, बेसिकली हम लोगों को जो आग जो लगी हुई थी उसमें ज़्यादा चिंगारी आई कब. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, जो हमने जहाँ पर अपनी हिस्ट्री खत्म करी थी क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है, कि जो ऑटोमन एम्पायर है वहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो गई थी, दैट इट लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था 1914 टू 1918. अब इंडिया क्या था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, और यहाँ पर वो लोग क्या करने के लिए, अपना जो भी लॉस हो रहा है उस लॉस को प्रॉफिट में चेंज करने के लिए हमारे लोगों को हर काम जबरदस्ती कराएंगे. आर्मी में जो है उसको रिक्रूट भी करेंगे, हम लोगों से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और टैक्स भी लेने की कोशिश करेंगे, एंड इवेंचुअली हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे. जिसकी वजह से जब ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ता गया. लोन का पूरा यहाँ पर ही फाइनेंस जो है कहाँ से करेंगे, है ना. टैक्स बहुत ज़्यादा हम लोगों से लेने लग गए, कस्टम ड्यूटीज हम लोगों की बढ़ा दी, इनकम टैक्स हमसे लेने लग गए, क्योंकि इन लोगों को भरपाई करनी थी. और तो और बच्चे लोग शुरू में लगा था कि 1-2 साल में युद्ध खत्म हो जाएगा, बट इट कंटिन्यूड फॉर द ईयर 4 years, ठीक है. और हर चीज़ के प्राइस डबल हो जाते हैं जब भी किसी चीज़ की कमी होती है, तो वो चीज़ महंगी हो जाती है, और बहुत सारी हार्डशिप आपको कॉमन लोगों के बीच में देखने को मिलेगी. विलेजेस से जो है सप्लाई करने के लिए सोल्जर्स की कमी हो रही थी, तो छोटे बच्चों को फोर्सली रिक्रूट भी करा जा रहा था, और जो कि गाँव में उन लोगों को और बहुत ज़्यादा गुस्से से भर रहे थे. ज़बरदस्ती जो है ऐसी चीज़ करी जाएगी तो कोई भी, और जो चीज़ें यहाँ पर थी, जैसे ये क्रॉप फेल हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से खाने की भी कमी हो जाती है. ये सारी चीज़ें होते यहाँ पर एपिडेमिक भी फैल जाता है, महामारी भी फैल जाती है. और यहाँ तक कि सेंसस जो 1921 का है वो ये कहता है कि 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश एज अ रिजल्ट ऑफ फेमिन एंड द एपिडेमिक. इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, सोशली भी लोग बहुत परेशान थे, पॉलिटिकली बहुत फ्रेगमेंटेड हो रखी थी चीज़ें. तो लोगों को लगा कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो शायद चीज़ें जो है सही हो जाएंगी. बट 1918 के बाद 4 साल भी चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई. अभी भी ब्रिटिशर्स हमसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे थे, और ऐसे में हमें एक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक फादर फिगर जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ आवर नेशन, वो आएंगे और भारत की जो पूरी की पूरी कमान है उसको संभाल लेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी. एंड देयर एंटर्स आर
फादर ऑफ अ नेशन महात्मा गांधी जी, जो कि 1915 में इंडिया आ जाते हैं जनवरी, और वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो साउथ अफ्रीका में वो सक्सेसफुली करके आए थे, जहाँ पर उन्होंने रेसिस्ट रजीम जो थी वहाँ पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिनको वो सत्याग्रह कहते थे। उन्हें लगा कि ये सत्याग्रह की नीड तो भारत के लोगों को भी है, और यहाँ पर लोगों की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा दबाई जा रही है ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो उन्होंने सबसे पहले जो आइडिया था अपना, एक वो अपने साथ एक सक्सेसफुली चीज़ करके आए थे जिसको कहते हैं सत्याग्रह, जो कि एम्फसाइज करता है द पावर ऑफ ट्रूथ। अगर आपके किसी भी कॉज में सच्चाई है तो आपको उसके इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाने का पूरा हक है, और उसके लिए आपको फिजिकल फोर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपने ओप्रेसर से फाइट करने के लिए। आपको अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। एक सत्याग्रही बैटल अपनी जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस, जिसको अहिंसा का पाथ कहते हैं। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कॉन्साइस ऑफ द ऑपरेसर, और हम ऑपरेसर के दिमाग की बत्ती जला सकते हैं। कहने की बात यह है कि उसको खुद ही अकल आ जाए कि आप कुछ गलत कर रहे हो। बहुत सारे जो लोग हैं इंक्लूडिंग द ऑपरेसर, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि वो सच में क्या करें, क्या ये मॉरल तरीके से सही चीज है। एंड बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प, और यानी कि सत्यमेव जयते जो है हो जाएगा इसी तरीके से। और इस पूरे के पूरे आइडिया में धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस में गांधी जी बिलीव करते थे, और वो कहते थे कि इसी तरीके से पूरे के पूरे भारतीयों को एकता में रखा जा सकता है। जैसे वो इंडिया आते हैं तो महात्मा गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे ही 3 सत्याग्रह, रिमेंबर दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1917 में ही ट्रैवल टू चंपारण, बिहार में वो जाते हैं। पेशेंट जो स्ट्रगल कर रहे थे ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, इंडिगो की खेती इनसे जबरदस्ती कराई जा रही थी, जिसकी वजह से 2-3 साल तक सॉइल की फर्टिलिटी भी चली जाती है। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली टाइम पीरियड है 1907 को, और किसी को भी इंडिगो की फसल नहीं चाहिए थी। दे वर बिजी फाइटिंग दी वॉर। देन 1917 में सेम ईयर ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पेशेंट ऑफ खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जो लोगों को क्रॉप फेलियर हो गया था, उनके पास पैसे नहीं है, उनका एपिडेमिक हो गया था सारी तरफ से, और फिर अंग्रेजों की सरकार थी वो उनसे टैक्स जो है वो भरपाई करने के लिए जबरदस्ती कह रही थी। जो पेशेंट्स जो खेड़ा के थे वो रेवेन्यू नहीं पे कर पाए, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। 1918 में महात्मा गांधी जी गए अहमदाबाद, और जहाँ पर उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही थी, उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और उतना पैसा नहीं दिया जाता था। तो तीन सत्याग्रह यहाँ पर करे, और बच्चों लोग ये 3 सत्याग्रह बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुए और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुए। इनको यहाँ तक कि वर्ल्ड वाइड अटेंशन भी मिली। अब ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी सक्सेस के बाद कोई भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा या फिर बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ जो अंग्रेज कर रहे थे वो थी क्या? गांधी जी ने 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। एक ऐसा कानून पास किया था, जब भी बच्चे लोग दुश्मन ज़्यादा हावी हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे। एंड जस्ट लाइक दैट, हमारा जो दुश्मन था ब्रिटिशर्स, उसको लगा कि दुश्मन हावी हो रहा है, तो उसने एक कानून पास कर दिया। कानून ये कहता था, कानून का नाम है द रॉलेट एक्ट। कानून ये कहता था कि जितने भी यहाँ पर इनॉर्मस पावर वो है, वो देगा किसको? अपनी फौज को, अपने कानून को। ठीक है, उससे क्या होगा, ताकि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है उसको रिप्रेस करवाए, यानी कि सत्याग्रह जैसी जो भी चीजें चल रही है वो ना हो पाए। ऐसे करने वाले लोगों को वो जेल में डाल देगा 2 या उससे अधिक सालों के लिए, और उनसे कोई मिल भी नहीं सकता है। विच मीन्स कि मैम सारी चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, जो है मामला ठंडा पड़ जाएगा। गांधी जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अभी तो हमने शुरुआत ही करी और अभी से ही आपने ऐसा कानून पास कर दिया। तो महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट ऑन हड़ताल ऑन द 6th ऑफ अप्रैल, ये इसके खिलाफ एक हड़ताल जारी कर देते हैं। बहुत सारी रैलीज जो है निकाली जाती हैं, वर्कर्स जो है वो जो है स्ट्राइक पर चले जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। अब इसमें अलार्म्ड बाय द पॉपुलस अपसोर्स scared that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalism। जब उनको पता चलता है कि सारी चीजें तहस नहस होने वाली हैं, तो वो यहाँ पर बोलता है कि इन सत्याग्रह को हम पकड़ लेंगे। लोकल लीडर्स को उठाया जाता है अमृतसर, महात्मा गांधी जी को दिल्ली आने से रोक दिया जाता है। 10 अप्रैल आ गया, 6 अप्रैल को हड़ताल करनी थी। द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। अब यहाँ पर जो कुछ लोग घूमने आए थे, कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर निहत्थे लोगों पर यहाँ पर जो है फायर कर देता है। कौन? ब्रिटिशर्स की आर्मी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग और गुस्से में हो जाते हैं। वो बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, यानी कि जो भी यहाँ पर ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशन थे उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ मार्शल लॉ इम्पोज हो जाता है, और जनरल डायर जो उस समय मिलिट्री को लीड कर रहे थे वो कमांड ले लेते हैं। और 13 अप्रैल को जब इतनी सारी चारों तरफ दंगे थे, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। अब होता क्या है इस दिन
ये वही हो रहा है जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे जलियांवाला बाग अमृतसर में। कुछ लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रोटेस्ट करने आए हुए थे। कुछ लोग यहाँ पर एनुअल जो बैसाखी का मेला लगता था वो देखने आए थे। कोई जो है बाहर से आए हुए थे, बहुत सारे गाँव से ही लोग थे, उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। वो आराम से अपना एन्जॉय कर रहे थे। ऐसे में जनरल डायर एंटर करते हैं अपने फ़ौज के साथ, वो दोनों एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर देता है और फिर हमारे जो क्राउड है, हमारे जो इंडियन हैं, उन पर ओपन फायर कर देता है, जिसमें हज़ारों लोग मर जाते हैं और वो बाद में अपना ये भी कहता है कि वो एक मॉरल इफ़ेक्ट हम लोगों पर जनरेट करना चाहता था, ताकि एक ये जो सत्याग्रह हैं इनके खिलाफ एक डर का और एक दहशत का माहौल हो। जैसे ही जलियांवाला बाग की न्यूज़ बाकी सारी जगहों पर पहुँची नॉर्थ इंडिया में भी, तो बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा हो गए। ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा होना जायज़ भी है। छोटे-छोटे बच्चों को निहत्थे जो बच्चे थे, जो मेला देखने आए थे, मेले से चीज़ें खरीदने आए थे, उनको भी गोली से भून दिया गया था। इसके एविडेंस आज भी आपको देखने को मिलेंगे जलियांवाला बाग अमृतसर में। ये बहुत सारे लोग स्ट्राइक्स करने लग गए, बट पुलिस ऑब्वियसली बहुत पावरफुल है और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर भी अटैक करते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को रिप्रेज़ेंट कर रही थी। बट गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पावर है, तो उसने बहुत ही ब्रूटली यहाँ पर लोगों को जो है रिप्रेस करा, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलाइट करा और जो है यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा टेरराइज़ करा। सत्याग्रही को उनकी नाक रगड़ने को बोला, उनको स्ट्रीट पर क्रॉल करने को बोला और सलाम बोलने को बोला, जो यानी कि ब्रिटिशर्स को सलाम करो। उनको बहुत ज़्यादा घसीटा गया, गाँव-गाँव में उनके यहाँ पर जो है गले में बॉम्ब लटका के भी उनको उड़ाया गया, ताकि लोगों को ये पता चले कि दहशत का माहौल ब्रिटिश आर्मी क्रिएट कर सकती है। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, ऑब्वियसली गांधी जी ने बोला था कि मैं वायलेंस में यानी कि हिंसा में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। इतनी सारी चीज़ें होते हुए देखते हुए महात्मा गांधी जी ने ये जो हमारा रॉलेट सत्याग्रह था इसको वापस ले लिया। बट उन्होंने यहाँ पर देखा कि एक चीज़ समझी कि सिटीज़ और टाउन्स में ही जो है सिमट के रह गए, हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा और हमें एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट पूरे इंडिया में करना पड़ेगा। और उन्हें लगा कि ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी धर्म के आधार पर ब्रिटिश हमको फूट डालो और राजनीति कर ही रहे थे। नाउ वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू, और खिलाफत इशू वही इशू है जो कि हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री पे फिनिश करा था। ऑटोमन एम्पायर पर एक खलीफा रूल करता था जिसकी पावर खतरे में थी और वो जो है एक इस्लामिक हेड था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिसमें ऑटोमन जो एम्पायर था टर्की, उसकी डिफीट हो गई और ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग जो इस्लामिक वर्ल्ड से बिलोंग करते थे, यानी कि द स्पिरिचुअल हेड, उसकी सीट खतरे में और एक बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर हार्श ट्रीटी लगने वाली, यानी कि बहुत ही गलत कुछ होने वाला है। तो ऐसे में खलीफा की टेम्पोरल पावर को डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई जाती है बॉम्बे मार्च 1919, क्योंकि बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म के इंडिया में भी उस समय मौजूद थे। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली इस पूरे एड्रेस को इशू करते हैं और वो महात्मा गांधी जी के साथ डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि हमें एक मास एक्शन इस पर लेना पड़ेगा। और गांधी जी को लगता है कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आ ही नहीं सकती, मैं एक ही अम्ब्रेला के नीचे सारे लोगों को जो इकट्ठा करके एक इशू जो है हम एड्रेस कर सकते हैं। और कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस द लीडर्स, और बहुत सारे लीडर्स को उन्होंने कन्विंस करा और जो है खिलाफत और स्वराज को एक साथ मिला के एक नया सत्याग्रह या फिर नया मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च होने वाला था। नाउ क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, ठीक है, कि मैम वाई नॉन कॉर्पोरेशन वर्ड क्यों? अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, इसको एक बार ध्यान से देखना। उनकी फेमस बुक है महात्मा गांधी जी की स्वराज, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि देखो ब्रिटिश रूल आया कैसे है भारत में, वो ओनली इसीलिए आया क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ सहयोग किया है। ठीक है, वी डिड कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स एंड दैट इज हाउ दे रूल्ड फॉर सो मेनी ईयर्स। जब हम ये चीजें करनी ही छोड़ देंगे, विच मीन्स नॉन कॉर्पोरेशन करेंगे, तो इवेंचुअली ब्रिटिशर्स क्या हो जाएंगे, उनका रूल कोलैप्स हो जाएगा और भारत में स्वराज हो जाएगा। वेरी सिंपल, राइट? बट मैम ये मूवमेंट कैसे बनेगा? तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि हम इसको स्टेजेस में अनफोल्ड करेंगे। पहले हम सरेंडर करेंगे टाइटल्स का, फिर हम उनका बॉयकॉट करेंगे और फिर अगर जो है बिल्कुल भी कोई नहीं माना, हम लोगों को दोबारा से रिप्रेस करा गया, तो हम एक पूरा फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस यहाँ पर लॉन्च कर देंगे। अब महात्मा गांधी जी शौकत अली एक्सटेंसिवली पूरा का पूरा घूमते हैं, है ना, बोथ दी मुस्लिम ब्रदर्स एंड महात्मा गांधी, रिमेंबर दैट, और बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज करते हैं, बहुत ज्यादा उनको मोटिवेट करते हैं। बट कांग्रेस में ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये थोड़ी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। वो उन लोगों को लग रहा था कि हमें काउंसिल के इलेक्शन में घुस के ही कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिर्फ लड़ाई झगड़े ही रहेंगे। बट बहुत दिनों तक जो है बहुत सारे इस पे सितंबर से दिसंबर तक एक टसल चलती रही कांग्रेस में ही, और कोई भी मीटिंग पॉइंट पर नहीं आ रहा था कि कोई इसको सपोर्ट कर रहा था और कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। फाइनली कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर इन दिसंबर 1920 में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और नॉन कॉर्पोरेशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब ये नॉन कॉर्पोरेशन कैसे अनफोल्ड होगा, इसमें कौन पार्टिसिपेट करने वाले हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इसको कैसे समझते हैं, वो देखते हैं।
अब ऑब्वियसली बच्चे लोग जब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रिलीज होता है या जब भी ये स्टार्ट होता है, लोगों की समझ बिल्कुल अलग-अलग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर कि नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट जो जनवरी 1921 में हुआ था, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बट सबकी एक अपनी ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन होती है। द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स वाचिंग मी राइट नाउ उनकी खुद की एस्पिरेशन अलग होगी। समबडी विश टू बिकम अ डॉक्टर राइट, समबडी विश टू बिकम अ सिविल सर्वेंट एंड समबडी विश टू बिकम अ इंजीनियर। कोई बहुत जो है अलग-अलग फील्ड को चूज़ करने वाले हैं। तो जस्ट लाइक दैट बच्चे लोग जब ये एनसीएम रिलीज हो रहा था, तो जो लोग कल्टीवेशन करते थे उनके लिए था कि जो पैसा सरकार हमसे ले रही है वो ना ले। बिजनेसमैन का होगा कि प्रॉफिट हम बहुत ज़्यादा कमा लें। इज़न्ट इट? जिन लोगों को ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है उनको फ्रीडम ज़्यादा ज़रूरी होगी एंड दैट इज़ दिस इज़ हाउ अ लॉट ऑफ पीपल परसीव्ड एनसीएम वेरी डिफरेंटली। तो सबसे पहले जो हमारा 2.1 एक्सरसाइज है उसको एक बार ध्यान से पढ़ते हैं कि टाउन्स में लोगों ने कैसे परसीव करा। तो ऑब्वियसली टाउन्स में रहती है मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो है ज़्यादातर लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज में जो है हेडमास्टर या फिर प्रोफेसर, टीचर्स वगैरह होते थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेज़ जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, सबने अपनी जॉब छोड़ दी और यहाँ तक कि उन्होंने जो है एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, काउंसिल इलेक्शन जो है हर जगह बॉयकॉट कर दिए गए। काउंसिल इलेक्शन मतलब अंग्रेज़ों के तहत भारत सरकार बनानी। मद्रास में ऐसा नहीं हुआ, मद्रास में जस्टिस पार्टी थी और उस जो कि जो है द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, उनको लगा कि अगर हमें चीज़ें बदलनी है तो हमें पावर में आना पड़ेगा, यानी कि अंग्रेज़ों के साथ मिलके कुछ करना पड़ेगा। रिमेंबर दैट, ओके? द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक था। लोगों ने सच में बहुत ही ज़्यादा देखा। लोगों ने जो फॉरेन गुड्स थे वो पहनने बंद कर दिए, कपड़े, है ना? और उन्होंने जो शराबों की दुकान थी उनको लूटना शुरू कर दिया, फॉरेन कपड़ों को जला दिया, उनका जो है बोनफायर बना के। और यहाँ तक कि रिमेंबर दैट 1920 से 1922 विदिन अ ईयर जो ये लोग 102 करोड़ की सेल कर पा रहे थे या उस जो प्रॉफिट कमा पा रहे थे वो 57 करोड़ आ गया, यानी कि 50% जो है पैसा ये कम कमा रहे हैं। बहुत जगहों पर जो है लोगों ने जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया, ट्रेड करना बंद कर दिया। जैसे-जैसे धीरे-धीरे मूवमेंट बढ़ता गया, लोगों ने देखा कि हम लोग जो हैं इम्पोर्टेड चीज़ों को डिसरिगार्ड कर रहे हैं और सिर्फ़ इंडियन कपड़े पहन रहे हैं और इंडियन टेक्सटाइल में बनी हुई चीज़ें ही पहन रहे हैं। बट धीरे-धीरे बच्चे लोग आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मूवमेंट था ये स्लो डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि खादी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था जो कि अल्टरनेटिव अवेलेबल था। इंग्लैंड से मशीन मेड गुड्स जो आ रहे थे इंडिया में काफ़ी सस्ते होते थे और गरीब से गरीब इंसान भी उसको अफ़ोर्ड कर पा रहा था, राइट? तो बट जो खादी होता था बहुत जो है हाथ से बनाया जाता था, काफ़ी एक्सपेंसिव होता था और जो गरीब लोग हैं उसको जो है नहीं जो है अफ़ोर्ड कर पाते थे। तो इसीलिए जो है हम लोगों को कुछ यहाँ पर अल्टरनेटिव नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, पुलिस स्टेशन वगैरह कुछ नहीं बोलते हैं। और धीरे-धीरे जो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, वापस से अपनी जॉब्स पर जाना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली येस, मूवमेंट इन टाउन्स वाज़ अ बिट ड्रामेटिक, बहुत एकदम से जितनी तेज़ी से उठा उतनी नीचे से ठंडा भी हो गया। दूसरा जो हमारा है 2.2 दैट इज़ रिबेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड यानी कि जहाँ पर जंगल है, खेती ज़्यादा होती है, वो एक बात। सो फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। अभी हम सिटीज़ की बात कर रहे थे, अब कंट्री साइड है बिल्कुल जहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह होता है। यहाँ पर भी पेशेंट्स और ट्राइबल लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग थी। अवध की बात करें तो पेशेंट्स जिनको बाबा रामचंद्र लीड करे थे जो कि एक सन्यासी थे हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एंड इंडेंजर्ड लेबर। ये जो है फिजी में जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये ब्रिटिशर्स के लिए काम करते हैं, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन इन्होंने अपनी लाइफ में देखी होती है। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड हु डिमांडेड फ्रॉम पेशेंट एक्सऑर्बिटेंटली हाई रेंट एंड वेराइटी ऑफ अदर सेसेस। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि जो ताल्लुकदार होते थे, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, बहुत बार इंडियंस भी होते थे, ठीक है? ये इन लोगों से बहुत ही ज़्यादा जो है किराया लेते थे और अलग-अलग तरीके के सेस यानी कि टैक्स भी लेते थे। पेशेंट्स को यहाँ तक कि बेगर भी बनाया दिया जाता था। बेगर इन द सेंस लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। बिना किसी पैसे के भी काम करना पड़ता था, ठीक है? तो बहुत समय तक ये चलता रहा है, लोगों को जॉब्स की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उनको जब चाहे निकाल दिया जाता था और जो डिमांड थी रेवेन्यू की, टैक्स की, वो लगातार हो रही थी। जब लोगों ने यहाँ पर अपना जो है ना लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने भी यहाँ पर क्या कर दिया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन मेनी प्लेसेस नाए धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ द सर्विस ऑफ इन बार्बर एंड वॉशरमैन। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो अगर हम बात करें जून 1920 जवाहरलाल नेहरू जी पहुँचते हैं अवध के कुछ गाँव में, जो कि विलेजर से बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं। बाय अक्टूबर अवध किसान सभा वाज सेटअप बाय जवाहरलाल नेहरू, रिमेंबर दैट, ठीक है? बाबा रामचंद्र और उनके साथ कुछ लोगों के साथ मिलके जवाहरलाल नेहरू जी जिसको हेड करे थे, अवध किसान सभा बनाई जाती है। ये इतनी ज़्यादा फेमस हो जाती है क्योंकि बहुत लोग परेशान थे कि इसकी 300 ब्रांचेस विदिन अ मंथ बन जाती है। So when the non-corporation movement began the following year, the effort was Congress to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. तो कांग्रेस का एफर्ट था कि हम लोग कंट्री साइड को भी रखें, हम लोग जो है शहरों को भी इक्वल रखें
तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज़ अनहैप्पी विद इट। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स इससे खुश नहीं थे क्योंकि ऑब्वियसली जो बड़े-बड़े लोग थे, वो बहुत बार जो हैं इंडियंस भी होते थे एज़ आई सेड। तो वो लोग बहुत क्या करते थे, कांग्रेस लीडर को कांग्रेस पार्टी चलाने के लिए बहुत बार पैसा भी देते थे। दे वर अनहैप्पी कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम रुक जाएगी। एज़ द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट वर अटैक्ड। जैसे ही ये पूरा का पूरा आंदोलन बढ़ता गया 1921 में, ताल्लुकदार और मर्चेंट्स के और जो लैंडलॉर्ड होते थे उनके घर को लूटना शुरू कर दिया गया, बाज़ारों को लूटना, जो भी इन लोगों ने अनाज यहाँ पर होard करके रखा था उसको लूटना शुरू कर दिया। इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर टोल्ड पेशेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड नो टैक्सेस वर टू बी पेड। और बहुत लोग कहने लगे कि गांधी जी ने कहा कि कोई टैक्स किसी से नहीं ले सकते हैं और ज़मीन का भी रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जो बड़े-बड़े ज़मींदार से जो सबके हिस्से की ज़मीन लेके बैठे हैं, गांधी जी ने कहा है कि वो गरीब लोगों में बाँट दी जाएगी। द नेम ऑफ महात्मा गांधी जी वाज़ बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। तो गांधी जी का नाम लेके बहुत सारे जो भी उनके एस्पिरेशन, जो भी उनकी डिमांड्स और जो भी अंडरस्टैंडिंग होती थी वो लोग कर रहे थे। ट्राइबल पेशेंट्स इंटरप्रिटेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी इन आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। जो ट्राइब्स जो यहाँ पर अलग अलग जनजाति वाले लोग थे उन्होंने तो कुछ और ही समझा। गोदाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में अगर हम समझे एक मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर ही हो जाती है जो अर्ली 1920s में फैलती है, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट कांग्रेस कुड अप्रूव। ऑब्वियसली गुरिल्ला वॉरफेयर मीन्स कि लड़ाई झगड़ा, और लड़ाई झगड़े में तो गांधी जी बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। जहां पर हो ये रहा था, क्लास 9 में हमने पढ़ा था बच्चों लोग की कॉलोनियल गवर्नमेंट बड़े-बड़े फॉरेस्ट को जो है रिजर्व कर लेती है अपने लिए, उनको वहां पर टिम्बर की खेती करनी होती है क्योंकि वो रेलवे का एक्सपेंशन कर रहे थे और लोगों को एंट्री नहीं देती अपने पशुपालन, जो उन्होंने पशु पाले उनको जो है चारा चरने के लिए भी, और वो अपने फ्रूट्स वगैरह कुछ भी वहां से कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि उनके ट्रेडिशनल राइट हर्ट हो रहे हैं। जब गवर्नमेंट उन लोगों को यहाँ पर रोक रही थी तो उन लोगों को क्या करना पड़ा, उन लोगों को जबरदस्ती काम करा और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब ऐसे में एक इंटरेस्टिंग फिगर इनकी कहानी में भी एंट्री लेते हैं जिनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू, और उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर है और मैं तुमको बता रहा हूँ कि जो मैंने एक बार प्रेडिक्शन कर दी वो सच हो जाती है और जो मैं कहूंगा वो अगर आप लोग मानोगे तो आपको भी आज़ादी मिल जाएगी और यहाँ तक कि अगर मुझे गोली भी लग जाए तो मेरी मौत नहीं हो सकती है। अब राजू की बात सुन के बहुत सारे लोग अचंभित होकर उन लोगों को सपोर्ट करने लगते हैं और आज भी इनको इनकारनेशन ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। बहुत लोग आज भी आंध्र प्रदेश में इनकी पूजा करते हैं। ही इज कंसिडर्ड नेक्स्ट टू गॉड। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं कि हम लोगों को नॉन कॉर्पोरेशन करना, महात्मा गांधी जी ने कहा है, हमें खादी पहननी, हमें शराब पीना छोड़ देना और एट द सेम टाइम इंडिया अगर जो है यहाँ पर could be liberated by only the use of force and not non-violence। और थोड़ी सी इन्होंने बात घुमाई और बोला कि फोर्स से ही सब चीज़ हो सकती है, ना कि नॉन वायलेंस से। अब गोदाम रेबल्स अटैक पुलिस स्टेशन। अब ये लोग इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, जितने भी विलेजर्स होते हैं ये पुलिस स्टेशन पर पूरा अटैक कर देते हैं और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल को मारने का भी ट्राई करते हैं और ये गुरिल्ला वॉरफेयर चलता रहता है। बट बच्चे लोग अल्लूरी सीताराम राजू को कैप्चर कर लिया जाता है और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 1924 में, और बल धीरे धीरे ये अपने प्रदेश के एक फ्लॉक हीरो भी बन जाते हैं। नेक्स्ट अप इज हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्वराज इन प्लांटेशन, यानी कि जहां पर कल्टीवेशन कॉमर्शियल पर्पज से हो रही थी। अब ये जो वर्कर्स थे, जो महात्मा गांधी जी की अंडरस्टैंडिंग थी और नोशन था स्वराज का, इनके लिए बिल्कुल ही अलग था। प्लांटेशन वर्कर्स जो कि आसाम में काम कर रहे थे, इनके लिए था कि ये लोग फ्रीली अपने आसपास के जगहों पर घूम सके और एक लिंक अपने गांव के साथ रख सके। मतलब कि मैम इनको अलाउड नहीं था घूमना, जी नहीं। जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स खेती करते थे यानी कि प्लांटेशन करते थे किस चीज़ की, चाय पत्ती की, तो ये लोग किसी को भी अलाउड नहीं करते थे कि वो बिना पूछे चले जाए। आपको वहीं रहना है, अपने गाँव से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से दूर, और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए काम करना है। ये पॉसिबल था। एक कानून जो पास हुआ पड़ा था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। रिमेंबर दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। प्लांटेशन वर्कर्स को अलाउड नहीं था कि वो इस गार्डन से निकल पाएं और उन्हें जो है बहुत ही रेयरली परमिशन भी मिलती थी। जब उन्हें समझ में आया कि एनसीएम जैसा कुछ होने वाला है तो वो जो है अपनी अथॉरिटीज़ को जो है छोड़ के भाग गए, अपनी प्लांटेशन, अपने जो वो चाय के बागान थे उनको छोड़ के भाग गए और नारा लगाने लगे कि गांधी राज आ गया है और आप लोग चलो अपने अपने गाँव में, सब लोगों को क्या मिलने वाली है, अपनी ज़मीन मिलने वाली है। बट हाउ एवर दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेटेड। उनको रास्ते में ही ब्रिटिशर्स आर्मी पकड़ लेती है और उनको बहुत ही ज़्यादा पिटाई भी लगाती है। ठीक है, सो ये सारे जो विजन्स थे बच्चों लोग कांग्रेस के बिल्कुल भी यहाँ पर डिफाइन नहीं थे। दे इंटरप्रेटेड स्वराज इन देयर ओन टर्म्स, इमेजिनिंग इट टू बी टाइम व्हेन ऑल सफरिंग्स एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। सो हर किसी का अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग थी और सब लोगों को लगा कि स्वतंत्र भारत तो जो है एक इमोशनल
interaction ज़्यादा है. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with the women which went beyond the limits of immediate locality. So basically क्या है कि जो भी अंडरस्टैंडिंग लोगों की थी वो बहुत दूर दूर तक बिल्कुल अलग अलग थी, बट स्वराज और स्वतंत्र भारत की आवाज़ें कोने कोने में भारत तक पहुंच गई थी. अब जब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, आपको देखने को मिलेगा कि गोदाम हिल्स में भी कहीं न कहीं वायलेंस हो रहा है, राइट? टाउन्स में भी वायलेंस हो रहा है और कंट्री साइड में भी वायलेंस हो रहा है. सो ऐसे में इन फरवरी 1922 का समय आता है जब गांधी जी ये सारी चीज़ें देखते हुए नॉन कॉर्पोरेशन को वापस ले लेंगे. ऐसा नहीं है कि एक चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी, बट बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई, बट एक चीज़ ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा जो है लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. फेल्ट दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीड टू बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड बिफोर दे कुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल. उन्हें लगा कि हर जगह पर लोग जो हैं अलग अलग तरीके से वायलेंट हो रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं, तो अब मुझे लोगों को ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. विद इन द कांग्रेस ऑल्सो बहुत सारे लोग अब जो हैं बहुत थक चुके थे इस सारी चीज़ों को देखते देखते, बोल रहे हैं कि हम लोग तो मास स्ट्रगल करके थक गए, अब हमें सरकार में घुस के कुछ करना पड़ेगा. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही हम लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे और हम अपने देश को तभी संभाल सकते हैं. उनको लगा कि हमें ब्रिटिश पॉलिसीज की अगर ऑपोजिशन करनी है तो उनके सामने करनी पड़ेगी और उनके सामने रह के ही सारी चीज़ों को लोकतांत्रिक तरीके से करनी पड़ेगी. इस वजह से CR दास, मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी बना ली विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स. उन्होंने लगा कि ये सब दंगे फसाद करने से कोई फायदा नहीं है, जो सत्याग्रह है वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल तो हो नहीं रहे, हमें अब जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर कुछ करना पड़ेगा. बट यंग लीडर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उन्होंने बोला कि हमें रैडिकल होना पड़ेगा, थोड़ा उग्र होने पड़ेगा और तभी हमको फुल आज़ादी यानी कि पूर्ण स्वराज मिल पाएगा. अब ऐसी सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा डिबेट और डिसेंशन दो लोगों के बीच में चल रहा था, इंडिया में एक नई पॉलिटिक्स जो है शेप लेती है. अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन भी एक तरीके से चल रहा है, एग्रीकल्चर प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल, एक्सपोर्ट डिक्लाइन, पेशेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट. अब बहुत सारे लोग इनकी फसल खरीद नहीं रहे थे क्योंकि सब लोग चाहते थे, अंग्रेज भी चाहते थे कि वो अपनी ही देश की चीज़ें यूज़ करें. अब ऐसे में अगेंस्ट द बैकग्राउंड, अब ये सब चीज़ें जो कहानी में चल रही हैं, एक नई चीज़ें होती हैं बैकग्राउंड में. टोरी गवर्नमेंट जो उस समय ब्रिटेन में थी, उन्होंने एक सेचुरेटरी कमीशन भेजी इंडिया में जिसके लीडर जो है सर जॉन साइमन थे. इन्होंने नया ही सोल्यूशन निकाला सारी प्रॉब्लम जो हो रही थी नेशनलिस्ट मूवमेंट का. कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस. कि हम जो है बहुत लोग जैसे डिमांड भी कर रहे थे कि हमें अंग्रेजों की ही मदद लेनी पड़ेगी और हमें उनके साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी. द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर. बट यहाँ पर एक भी सिंगल मेंबर था ही नहीं इस पूरी की पूरी कमीशन में, वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे. एंड देयर कम्स द बिग क्वेश्चन. अब जब साइमन कमीशन इंडिया में आती है तो 1928 में आती है और लोग इसको देख के गो बैक साइमन के नारे लगाने लगते हैं. बहुत सारी पार्टी इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट करती है. In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1920 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future. यानी कि एक डोमिनियन स्टेटस जो ये लोग डिसाइड करेंगे कि इंडिया का स्टेटस क्या है. इज इट गोइंग टू बी अ डेमोक्रेसी, इज इट गोइंग टू बी अ मोनार्की. अब ये सारी डिस्कस होनी थी चीज़ें और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स को. अब ये कांग्रेस लीडर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता और हम कहते हैं कि हु आर यू टू डिसाइड ऑल दिस. ठीक है. सो जो अब रेडिकल्स थे विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर एग्रेसिव. अब जब इन लोगों ने बोला ही था कि देखो सरकार में घुस के तो कुछ होना नहीं है, अब इन्होंने क्या बनाया, सेचुरेटरी कमीशन बनाई, तुम्हारी साइमन कमीशन, उसमें इंडियंस कोई नहीं रखा, तो तुम सरकार में घुस के बदलाव करोगे क्या. अब वो लोग तो हम लोगों को जो साइमन कमीशन है वो तो ऑलरेडी पसंद नहीं है. लॉर्ड इरविन ने एक और यहाँ पर जो है चाल खेली, वो भी हम लोगों को पसंद नहीं आई. तो ऑब्वियस सी रीजन है बच्चा लोग, लिबरल्स और मॉडरेट का जो दबदबा था वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा. इजंट इट. जो लोग प्यार की बात कर रहे थे अब उनकी बात बिल्कुल भी यहाँ पर जायज नहीं लगेगी और उन्होंने तो बोला देखो मैंने तो कहा ही था. So in December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru ji, Lahore Congress formalized the demand of Pune Swaraj or full independence. और फॉर द फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूर्ण स्वराज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. इवन आज जो हम लोग 26 जनवरी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाई करते हैं वो इसीलिए था कि पहली बार पूर्ण स्वराज का जो है बात हुई थी और 26 जनवरी 1930 को हम लोग फुल जो है आज़ाद हो जाएंगे. तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. But the celebration attracted very little attention, so Mahatma Gandhi ji had to find a way to relate this abstract idea of freedom
टू मोर एंड कॉन्क्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। बट ये जो इश्यूज थे जो जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी के, ऑब्वियसली इतने बड़े ये उस समय बहुत फेमस 1930s तक लीडर नहीं थे, अभी भी शुरुआत कर रहे थे। सो बेसिकली लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो महात्मा गांधी जी को लगा कि कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो सबके लिए इक्वल हो। और ऐसे में हमारी कहानी में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस। अब इतनी सारी चीज़ों को समझने के बाद, एनालाइज करने के बाद, गांधी जी को समझ आया कि भाई नमक एक ऐसी चीज़ है जो कि इस पूरे भारत को यूनाइट कर सकती है। जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी लॉर्ड इरविन को, ठीक है, वाइस रॉय इरविन को, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड लिखी, जिनमें से बहुत सारी जनरल इंटरेस्ट की डिमांड भी थी, अलग अलग क्लासेस की, इंडस्ट्री से लेके पेजेंट्स तक की, जो है लाइफ को इजी करने के लिए। और ये सारे डिमांड्स बहुत सारे लोगों को सेटिस्फाई करेंगे और उनकी लाइफ को क्या बना देंगे, और बेटर बना देंगे। बट इनमें जो एक डिमांड बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी थी, दैट वॉज टू डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, यानी कि नमक पर जो आप लोग कानून जो है यहाँ पर लगा रहे हो, वो आप लोग हटा दो। द सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच पुअर एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड। अब नमक तो भाई हर कोई खा रहा था, कंट्री साइड के लोग भी खा रहे थे नमक, तो है ना, नमक तो एवरी वन वॉज कंज्यूमिंग सॉल्ट। तो सॉल्ट पर टैक्स लगाना, इसका मतलब आप ये दिखाना चाहते हो कि कितनी ज्यादा आपने इंडियंस की लाइफ कंट्रोल करी हुई है, और आपने दिखाया कि ये देखो, ये आपका भयानक चेहरा है। तो महात्मा गांधी जी का ये जो चिट्ठी थी, एक अल्टीमेटम था, और अगर 11 मार्च तक ये आपने डिमांड फुलफिल नहीं करी, 31 जो है जनवरी को 1930 को, यानी कि काफ़ी समय दिया सोचने का, और 11 बोला कि अगर 11 मार्च तक आप लोगों ने हमारी डिमांड फुलफिल नहीं करी तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देंगे। अब इरविन तो बिल्कुल राजी नहीं था कोई भी नेगोशिएशन के लिए। महात्मा गांधी जी, उन्होंने बोला कि चलो छोड़ो, ये तो मान ही नहीं रहा है। उन्होंने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ जो है अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स। गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। वॉलंटियर 24 दिन तक चले, 10 मील रोज चलते थे। हजारों लोग गांधी जी को सुनने आते थे, जहां भी वो रुकते थे। उनके लिए स्वराज का मतलब था कि वो ब्रिटिशर्स को शांति प्रिय तरीके से भगा दें। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी एंड सेरेमनी वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और 6 अप्रैल को उन्होंने कानून तोड़ दिया और खुद नमक बना के दिखाया, और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। बट ये सिविल डिसोबीडियंस एनसीएम से कैसे डिफरेंट था और लोगों ने इसको कैसे समझा, ये एक बार समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने गांधी जी ने बोला था पहले रिफ्यूज करने के लिए, और अब बोला है कि सीधा बॉयकॉट कर दो, और जो भी कायदे कानून अंग्रेजों ने यहाँ पर लगाए हुए हैं उनका सीधा सीधा बॉयकॉट कर दो। हजारों लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, नमक बनाते हैं, और यहाँ तक कि नमक जो है वो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के बाहर बना के भी दिखाते हैं। धीरे धीरे जब ये मूवमेंट बढ़ा तो लोग फिर से फॉरेन गुड्स को जो है बॉयकॉट करने लग गए, शराब की दुकानों को लूटने लग गए। पेशेंट्स ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स जो वो एक पे करते थे वो देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया, और बहुत जगहों पर फॉरेस्ट के जो कानून लगे हुए थे उसको भी मानने से हम लोगों ने मना कर दिया, और लोग अपनी गाय भैंस वहां पर चराने के लिए ले जाने लग गए। इतनी सारी लोगों की डेवलपमेंट्स देखते हुए अब अंग्रेजों ने भी यहाँ पर कोई एक्शन लेना था, और उन्होंने बड़े बड़े लीडर्स को एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब बहुत ही ज्यादा भयानक चीज हुई जब अब्दुल गफार खान, जो कि डिवोटेड डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, जिनको अरेस्ट कर लिया गया 1930 में, और उनके सपोर्टर्स ने, उन्होंने जो कि स्ट्रीट ऑफ पेशावर में इतना दंगा फसाद कर दिया कि उन्होंने पुलिस की गाड़ियां और उनसे उनकी गोली बारूद छीन के उन्हीं पर ही फायर करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग इसमें मर गए, और 1 महीने बाद महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। इंडस्ट्रियल वर्कर शोरापुर अटैक पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लो कोर्ट, रेलवे स्टेशन, एंड ये सारे जो भी वो चीजें जो ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करती थी, सब पर लोग अटैक कर रहे थे। अब ऐसे में डरी सहमी अंग्रेजों की सरकार क्या करेगी, ब्रूटल रिप्रेशन करेगी, और पीसफुल सत्याग्रही जहां भी दिखेंगे, जहां पर बच्चे या फिर वुमेन भी दिखेंगे, उनको भी मार दिया जाएगा। 1 लाख से अधिक सत्याग्रही को गिरफ्तार कर लिया गया, और ऐसे सिचुएशन में महात्मा गांधी जी ने सोचा कि बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे देश के लोगों के साथ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, और उन्होंने बोला कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी वापस लेता हूँ। सो अब कहानी में क्या होगा, अब वो जो वापस ले रहे थे तो इसके बीच में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नेगोशिएशन करना था, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि ठीक है, लॉर्ड इरविन से उन्होंने बोला कि हम लोग एक जो है पैक्ट साइन कर लेते हैं 5 मार्च 1930 को, और मैं क्या करूंगा, आपके पास जरूर आऊंगा मिलने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो हम बिल्कुल गए ही नहीं थे, जो साइमन कमीशन और डोमिनियन स्टेटस के लिए बुलाया था। बट फिर एक गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, क्योंकि इरविन प्रॉमिस करता है कि वो हमारे सारे लोगों को छोड़ देगा, रिहा कर देगा। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट वाली हमने बॉयकॉट कर दी थी, सेकंड में वो लंदन पहुंचते हैं,
और नेगोशिएशन ये होता है कि आपको जितने भी लोगों को आपने गिरफ्तार करा उनको आप रिहा कर दोगे। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन, वो पहुंच जाते हैं लंदन और वहां पर नेगोशिएशन बिल्कुल भी नहीं होती है। जो गांधी जी कहते हैं वो अंग्रेजों को ठीक नहीं लगता और जो अंग्रेज कहते हैं वो गांधी जी को ठीक नहीं लगता। वो वापस आते हैं और जब तक वो वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ भी वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू जी अभी भी जेल में थे। कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था और बहुत सारे लोगों को कुछ भी करना अलाउड नहीं था। अगर वो ज़रा सा प्रदर्शन कर देते तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती थी। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी जी ने दोबारा सोच समझ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलीज करा, बट इतना ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा। बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। 1934 तक सीडीएम की जो भी चीजें थी वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। अब ऐसा हुआ क्यों, ये पढ़ते हैं एक बार कि दोबारा से लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा जब इतनी सारी आज़ादी हमको चाहिए थी। क्या फिर कल नहीं चाहिए थी, सिर्फ आज़ादी आज़ादी चाहिए थी? चलो, तो अगर कंट्री साइड की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो अमीर कम्युनिटीज़ थी पेजेंट की, जैसे कि पाटीदार ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि ये जो कमर्शियल क्रॉप की फार्मिंग कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ही धक्का लगा है गिरते हुए प्राइस से। इनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा डिसअपियर हो गया और इन लोगों को रेवेन्यू देने का बिल्कुल भी मौका मिल ही नहीं रहा है सरकार को। तो इन्हें लगा था कि अगर ब्रिटिश सरकार चली जाएगी और हम लोगों को जो है ज़्यादा आज़ादी मिल जाएगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ऐसे में दीज रिच पेशेंट्स बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, इन्होंने कम्युनिटीज़ भी ऑर्गेनाइज करे, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेंबर्स भी जो हैं इन्होंने बॉयकॉट करे बहुत सारे प्रोग्राम्स। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। इनके लिए अंडरस्टैंडिंग क्या थी, हाई रेवेन्यू के खिलाफ हो रहा है सारी चीज़ें। और ये डिसअपॉइंट थे जब पूरा का पूरा मूवमेंट वापस हो गया विदाउट एक्चुअली द प्राइस बीइंग रिवाइज। रेवेन्यू तो कोई रिवाइज नहीं हुए, वो तो बीच में ही छोड़ना पड़ा पूरा का पूरा सीडीएम क्योंकि हिंसक हो गए थे लोग, है ना। तो दोबारा से जब हुआ तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। बोला कि बार-बार फायदा क्या है पैसा खर्च करने से। द पुअर पेशेंसी वर नॉट इंटरेस्टेड इन द लोवरिंग ऑफ रेवेन्यू डिमांड। अब जो पुअर लोग थे उनके लिए अलग ही प्रॉब्लम थी, वो क्योंकि वो किसी और के लिए काम करते थे और उनको जो है चीजें रेंट पर मिली हुई थी। अब रेंट पर जब मिली हुई थी तो डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन इन द सेंस द इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है, जिसकी वजह से उनका कैश जो है इनकम नहीं हो रहा था और वो लोग भी रेंट पे नहीं कर पा रहे थे। जब वो लोग रेंट पे नहीं कर पा रहे थे उनके लिए जो है जबरदस्ती उनसे रेंट पे कराया जाता था और जो है ये लोग भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट को जो है सपोर्ट करने लग जाते हैं। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट एक ऐसी परिभाषा होती है जहाँ पर सारी चीज़ें सरकार के कंट्रोल में होकर वो ही सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो लोग भी अपने इशू उठाने लगते हैं। कांग्रेस वॉज अनविलिंगली टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन और वो कहते थे कि हम रेंट नहीं देंगे। कांग्रेस इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी। सो द रिलेशनशिप बिटवीन पुअर पेशेंट एंड कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। गरीब पेशेंट्स और कांग्रेस के बीच का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर डूबता हुआ ही दिखता है। बिजनेस क्लास की बात करें तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड ऑब्वियसली बात है बच्चों, लोग इंडियन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करा है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हम लोगों को सप्लाई करने के लिए बुलाया जाता है कि आप जो भी यूनिफॉर्म्स वॉज देयर और बाकी जो घुड़सवारी के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ों के लिए अपने हमारे को जूट बैग्स वगैरह के लिए ऑर्डर आते हैं। सो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इनको क्या चाहिए होता था कि बिजनेस एक्टिविटीज को फुल्ली कंट्रोल कर लें, जो कि फिलहाल ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। ये चाहते थे कि फॉरेन गुड्स पर जो भी इंपोर्ट्स ड्यूटी लगाई जाती हैं वो सब कुछ डिस्करेज करा जाए। बिजनेस इंटरेस्ट के बारे में बात होनी चाहिए। यहाँ तक कि दे फॉर्म्ड इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिसको फसाए कहते हैं 1927, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्री लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जेडी बिरला, आज भी ये बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। द इंडस्ट्रियल अटैक कॉलोनियल गवर्नमेंट ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बेसिकली इन्होंने क्यों सपोर्ट करा, क्योंकि इनको प्रॉफिट चाहिए था। सो दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऑब्वियसली कांग्रेस को पैसा भी देते थे और जो है बाकी सारी चीजें भी इनके फेवर में हो रही थी तो ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। सो सारे के सारे बिजनेसमैन ज्यादातर ये चाहते थे कि स्वराज मतलब इनके ऊपर से सारे रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगी जो अंग्रेज लगा रहे हैं। अंग्रेज हर चीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, चाहे वो हम खुद करें चाहे वो हमसे करवा रहे हैं, ठीक है। तो इनको लगा कि अगर यहाँ पर अंग्रेजों की सरकार चलेगी तो हम लोगों को फुल आज़ादी मिल जाएगी, हम अपना आराम से बिजनेस कर सकते हैं। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप भी यहाँ पर बिल्कुल भी एंथुसियास्टिक नहीं रहते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई नेगोशिएशन तो होते नहीं है प्राइस वगैरह को लेके, तो वो भी अब क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। वो लोग अब दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करें तो अब दोबारा जो है यहाँ पर नहीं करेंगे, बट एक नागपुर में जो है उन्होंने करा। जो नागपुर में लोग थे उन्होंने कांग्रेस को फिर भी जो थोड़ा सपोर्ट करा, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
तो सिलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधी प्रोग्राम्स लाइक द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है, ये सारी चीज हो रही थी, लो वेजेस के खिलाफ और वर्किंग कंडीशन के लिए। स्ट्राइक्स भी करी उन्होंने बहुत ज्यादा, डॉक वर्कर्स जो डॉक्स में काम करते थे, रेलवे डॉक्स में उन्होंने आवाज उठाई। 1930 तक हजारों वर्कर छोटा नागपुर माइंस में जो है गांधी कैप्स लगा के घूमते थे और अपने अलग नारे भी लगाते थे, ठीक है। बट द कांग्रेस वॉज इलेक्टेड टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज इट वॉज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। अब ऑब्वियसली इन लोगों की बात नहीं उठाई जाती थी, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादा चीजें हैं वो किसके द्वारा, मेजर हाई क्लास के द्वारा लीड करी जा रही थी, और हाई क्लास को मिलता था पैसा, और पैसे के चक्कर में छोटे लोगों की बात ज्यादा नहीं सुनी जाएगी। सो इसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटी इंपीरियल फोर्सेस के बीच में भी अब बहुत सारी डिविजन आने लगेगी। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस वाज दैट कि लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन भी हमको देखने को मिलेगा। गांधी जी की सॉल्ट सत्याग्रह में हजारों जो महिलाएं हैं वो सड़क पर आती हैं, उनकी बातों को सुनती हैं और जो है नमक बना के दिखाती भी हैं। वो क्लोथ्स की जो बड़ी बड़ी जो है दुकानें होती हैं, फॉरेन क्लोथ्स की, उनको लूटती भी हैं, शराबों की दुकान पर अटैक भी करती हैं। बहुत सारी महिलाएं जेल भी पहुंच जाती हैं, और वुमेन हाई कास्ट फैमिली से ज्यादातर सपोर्ट करती हैं। इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पेजेंट्स हाउस होल्ड, और रूरल एरियाज की बात करें तो वो अमीर पेजेंट के घराने से आती थी। मूव्ड बाय गांधी जी कॉल दे बिगैन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सैक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन, येट उनका पब्लिक रोल ज्यादा नहीं था, और जो है रेडिकल चेंज नहीं चाहते थे गांधी जी, ठीक है। गांधी जी ने तो यहाँ तक ये भी बोला था, ड्यूटी ऑफ वुमेन टू इज टू लुक आफ्टर होम एंड हर्ट, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। For a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. It was only symbolic presence. Symbolic presence थी। आज भी अगर हम देखें अब 21st सेंचुरी में, तो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन फिक्स भी नहीं है। अगर बात करें लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस की, तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी, क्योंकि हर एक सोसाइटी के मेंबर ने इसको इक्वली ट्रीट नहीं करा था। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज, और ऐसे में कुछ लोग थे अनटचेबल, जिनके बारे में बात ही नहीं हो रही थी, यानी कि सारी जो चीजें थी दैट वाज रिलेटेड टू मनी, नथिंग वाज रिलेटेड टू सोशल इश्यूज। सो ऐसे में कुछ लोग थे जो कि जिनको अनटचेबल्स कहा, दोज हु वर अराउंड 1930s हैड बिगन टू कॉल देमसेल्फ दलित और ऑप्रेस, और 1930s के अराउंड इन लोगों ने अपने आप को दलित कहना या फिर ऑप्रेस कहना शुरू कर दिया। फॉर द लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज। अब इन लोगों की जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करती थी कांग्रेस को। जो सनातनी, जो हाई क्लास हिंदूज होते थे, वो बहुत ज्यादा पैसा फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहे थे कांग्रेस लीडरशिप में, तो इन लोगों की बातें आगे नहीं रखी जाती थी। बट महात्मा गांधी जी ने तो बोला स्वराज बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं करा गया। ही कॉल्ड द अनटचेबल हरिजन, वो हरिजन कहते थे, और हरिजन का मतलब होता है जो चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। इन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा ताकि इन लोगों को टेम्पल्स में एंट्री मिले जो नहीं मिलती थी, इन लोगों को पब्लिक वेल्स अलाउ नहीं था, उसके बारे में बात करी। टैंक्स, रोड, स्कूल्स में सब लोग जो कुछ भी अलाउ इनको नहीं था, उसके लिए गांधी जी ने बहुत ज्यादा चीजें करी। गांधी जी ने खुद टॉयलेट्स यहाँ पर क्लीन करी, ठीक है। जो स्वीपर्स का वर्क होता था उसको बहुत ज्यादा प्रेस करा। परसुएटेड अपर कास्ट, उनको अपना दिल और दिमाग बदल लेना चाहिए, और जो सिन है, ये जो पाप है अनटचेबिलिटी का, उसको भूल जाना चाहिए, या फिर इस गलत थॉट को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन, बट बहुत सारे दलित लीडर्स को लगा कि ये तो सिर्फ जो है ख्याली पुलाव है, हमको तो क्या चाहिए, राजनीतिक पावर चाहिए। सो उन लोगों ने अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू करा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन मांगना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सेपरेट इलेक्टोरेट मांगना शुरू कर दिया, यानी कि सब चीज हम लोगों को अलग चाहिए। हम लोग अपना ही एक इलेक्शन सिस्टम करेंगे, अपने ही लीडर को चुनेंगे जिसमें सिर्फ दलित लोग होंगे, यानी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए। और दे बिलीव कि अगर ऐसा करेंगे तो ही हमारी डिसेबिलिटीज को पीछे छोड़ पाएंगे। दलित लोग जो है सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट इसीलिए लिमिटेड था, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में, जहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन काफी स्ट्रांग थी। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि एक दलित की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें सारे मुद्दों को बाहर रखेंगे, दैट इज नोन एज डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930, जो कि ऑब्वियसली गांधी जी के साथ जो गए हुए थे लंदन, तो इनकी जो डिमांड थी उधर उन्होंने रखी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, और ऑब्वियसली ये देख के जो है अंग्रेज तो खुशी हो जाएंगे कि चलो हमें एक और जो है इशू मिल गया बात करने के लिए। तो ऐसे में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंसीडर्ड विद द अम्बेडकर डिमांड, उन्होंने बोला कि हाँ अम्बेडकर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो गांधी जी ने बोला कि ये तो अब बहुत फायदा उठा रहा है, और मैं यहाँ पर बिगैन अ फास्ट ऑन टू दैट, ये धरने पर चले जाते, अनशन पर चले जाते कि बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा अगर ऐसा कोई कानून पास हो गया, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट। उन्हें लगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट पूरी की पूरी इंटीग्रेशन हमारी सोसाइटी की स्लो कर देगी और हमें धर्म और जाति के आधार पर डिवाइड करना शुरू कर देगी। अब अंबेडकर जी ने भी धीरे धीरे गांधी जी की पोजीशन समझी, और उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा नेगोशिएट कर लेते हैं, और इस नेगोशिएशन को कहते हैं पूना पैक्ट, जो कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में साइन होता है 1932 में, जो कि डिप्रेस क्लास को क्या देते हैं, रिजर्व सीट दे देता है आजाद होने के बाद, यानी कि आज भी बच्चे लोग अवेलेबल है।
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस में दलित हाउएवर कंटिन्यू टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड मूवमेंट। फिर भी इतने ज्यादा पार्टिसिपेट दलित लोग कांग्रेस के इस पूरे के पूरे फ्रीडम मूवमेंट में नहीं करते। अगर मुस्लिम लोगों की बात करें, वो भी एक लिमिटेशन था। मुस्लिम लोगों की पार्टिसिपेशन बिल्कुल एकदम ल्यूकवार्म थी, यानी कि गुनगुनी हो गई थी, बहुत ज्यादा उबल नहीं रहा था उनका खून। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन करप्शन खिलाफत मूवमेंट बहुत बार उनकी आवाज नहीं उठाई गई और उनको लगा कांग्रेस से वो थोड़े अलग हैं, विचारधारा भी अलग है। तो कांग्रेस बात करती थी ज्यादातर हिंदू महासभा लोगों की जो डोमिनेट करते थे, और इसलिए हिंदू और मुस्लिम के जो रिश्ते थे वो और ज्यादा वर्स हो गए, और ईच कम्युनिटी के अपने अपने मिलिटेंट यहाँ पर प्रोक करने लग गए, और यहाँ तक कि कम्युनल क्लैशेस भी होने लग गए, यानी कि धर्म के आधार पर लोग आपस में लड़ने भी लग जाते हैं, और उसका बेसिक सा फायदा उठा रहे थे ब्रिटिशर्स। सो एवरी राइट, जब भी कुछ राइट होता था, दंगे फसाद होते थे, और ज्यादा दूरियां बढ़ जाती थी। अब यहाँ पर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस। कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर चलना चाहती थी, बट कुछ नेगोशिएशन हो ही नहीं पा रहा था। सो 1927 में से लगा कि ये तो बिल्कुल एकता बन ही नहीं सकती है। द इंपॉर्टेंट डिफरेंस वाज ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और एक जो मेजर क्वेश्चन था वो था कि हम लोगों को आज़ादी के बाद सीट्स कितनी मिलेंगी, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि वन ऑफ द बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने बोला कि वो वॉज विलिंगली टू गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं, तो इन्होंने बोला कि मैं छोड़ दूंगा अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड अगर मुस्लिम लोगों को एश्योर्ड रिजर्व सीट मिल जाएगी सेंट्रल असेंबली में, यानी कि जैसे कि आज के जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ रिजर्वेशन मिल जाए और रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, जहां पर भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होगा वहां पर इनका प्रोपोर्शन ज्यादा हो। तो ऐसे में कोई भी नेगोशिएशन करने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस एक मोस्टली हिंदू डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन थी, और ऐसे में उनको लगा कि ऑल पार्टी कांग्रेस में कोई भी यहाँ पर नहीं हुआ, और बिल्कुल जो मना कर दिया एम.आर. जयकर ऑफ हिंदू महासभा के काफी स्ट्रॉन्ग लीडर की, हम लोग बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज ऐसा नहीं करेंगे। अब जब सिविल डिसोबीडियंस यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो बहुत ज्यादा, अब दोबारा जब स्टार्ट हुआ था तो लोगों को बहुत शक था और लोगों के बीच में डिस्ट्रस्ट हो गया था। कांग्रेस से लोग अलग हो गए थे, बहुत सारे मुस्लिम लोग भी अलग हो गए थे, उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India. They feared that cultural identity of minority would be submerged under the domination of Hindu majority. So one of the limitation was the उन लोगों को लगता था कि हिंदू मेजोरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी का जो है यहाँ पर कुछ भी सोच नहीं रही है। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज सेंस ऑफ कलेक्टेड बिलोंगिंग। अब नेशनलिज्म ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उन्हीं से ही यहाँ पर जो है हो रही हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पर अपनी यूनिटी कुछ ऐसे फैक्टर से बाइंड कर सकती, जैसे कि प्यार वाली भाषाएं, नेशनलिज्म, रोमांटिसिज्म वाली भाषाएं। ये जो सेंस ऑफ कलेक्टेड बिलोंगिंग है, ये हम लोगों को कैसे समझ में आई, जैसे कल्चर प्रोसेस हम लोगों को करने पड़ेंगे। हम लोगों को अपने हिस्ट्री, फिक्शन, फ्लॉक फेयर, सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल, ये सारी चीजों को मिला के नेशनलिज्म का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाना पड़ेगा। ऐसे में इट वॉज इन द 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. The first image was created by Bankim Chandra Chattopadhyay ji. In 1870s, he wrote Vande Mataram also as a hymn to the motherland. Later उन्होंने अपनी किताब आनंद मत में भी इस वर्ड का, वंदे मातरम का काफी यूज करा, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इसका बहुत ज्यादा नारे लगाए गए। स्वदेशी मूवमेंट में भी 1905 में बंगाल और भारत को अलग करना चाहता था अंग्रेजों का शासन। अब इस स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ज्यादा अमितनाथ टैगोर जी भी काफी ज्यादा मूव हो गए थे, और उन्होंने भी एक फेमस पेंटिंग भारत माता की, जो आप फिगर 12 में देख पा रहे हो, वो बनाई थी। इस पेंटिंग में भारत माता को एस्थेटिक, काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल जो है पोर्ट्रे करा जा रहा था, और धीरे धीरे द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। बहुत जगह इनको अलग अलग भावनाओं से, डिवोशन से, एज अ मदर भी जो है मदर फिगर के तहत देखा जाने लगा। तो बहुत सारी चीजें हो रही थी, और जो है बड़ी सारी जो है गाने और लोगों का कल्चर देख के सारी चीजें जो है देखी जा रही थी, और बोला जा रहा था कि हमारा जो इतिहास है उसका जो मजाक उड़ाया जाता है, हमें वो वापस लेना है, और जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, जो कि बाहर के आने वाले लोगों से क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, उससे हमें आउटसाइड फोर्सेस के एंट्री करने से जो हम लोगों को देखनी पड़ रही, वो हमें ठीक करनी पड़ेंगी। सो इट वॉज एसेंशियल कि हम लोग अपनी चीजों को बचाएं, और ऐसे में इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर जी हिमसेल्फ बिगैन कलेक्टिंग बैलाड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स एंड लेड द मूवमेंट फॉर फ्लॉक रिवाइवल, यानी कि उन्होंने कहानियां जो है रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, कैसा इतिहास होता था। और मद्रास में बात करें तो नताशा शास्त्री पब्लिश अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फ्लॉक, द फ्लॉक फेयर ऑफ सदर्न इंडिया, जहां पर सदर्न इंडिया की सारी बातें हुई कि कैसे मोस्ट ट्रस्टी मैनिफेस्टेशन पीपल, रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, लोगों की सच की कहानियां, कैसे अंग्रेजों ने उनका जीना आराम करा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें लिखे होने लगी।
एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स। अब ऐसी चीजें हो रही थी। और ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल एक ट्राइकलर फ्लैग यानी कि रेड, ग्रीन एंड येलो भी जो है डिजाइन करा जाता है, जिसके अंदर 8 लोटस होते हैं, जो कि 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। एक सेरेसेंट मून हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को प्रेजेंट करा था। बाय 1920 गांधी जी ने इसको डिजाइन कर दिया स्वराज फ्लैग को, और इसका ट्राई कलर ही रखा, बट इसमें रेड, ग्रीन एंड व्हाइट हो गया दिस टाइम। इसके अंदर एक स्पिनिंग व्हील होता था सेंटर में, जो कि गांधी ने आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प यानी कि आत्मनिर्भर हम इसको कह सकते हैं। Carrying the flag, holding it aloft during the marches became a symbol of defiance. अब ये सारी चीजें हो रही थी, तो ऐसे में बहुत सारी चीज और हो रही थी, और उसमें था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। बहुत लोगों को बोला गया कि हमारा जो इतिहास है बैकवर्ड और प्रिमिटिव, और जिसको कहा जाता है कि सरकार नहीं इनसे संभाली जाएगी, हम लोगों को इन्हें बताना पड़ेगा कि क्या हमारे पास की अचीवमेंट्स है, कैसे द इन्वेंशन ऑफ जीरो हैपन इन इंडिया, पतंजलि, ये सारी चीजें, योग, द इन्वेंशन ऑफ योग, ये सारी चीजें इंडिया में हुई, और ये ग्लोरियस हमारे एंशियंट टाइम्स के आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन और कल्चर थे। और अब हम लोगों को मिलके ही इनको सब चीजें सिखानी पड़ेगी, जो हमें ये कहते हैं कि इंडिया एक बहुत ही कमजोर देश है। दिस नेशनलिस्ट हिस्ट्री अर्ज द रीडर्स। अब ये सब लोग जो कहानियां पढ़ते थे, उनके अंदर एक अलग ही भावना होती थी। बट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि ये सारे जो एफर्ट्स थे, ये बिल्कुल प्रॉब्लम के बिना नहीं थे, इनमें भी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि सारे के सारे देश को एज अ हिंदू ग्लोरीफाई करा जा रहा था, और ये सारी इमेजेस भी हिंदू आइनोग्राफी को ही प्रेजेंट कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारी बाकी कम्युनिटीज को अलग थलग फील हो रहा था। अगर कंक्लूजन की बात करें तो बहुत ज्यादा लोगों के बीच में एंगर था, और एंगर था कि वेरियस ग्रुप और क्लासेस को लेके सबको देखें तो एक ही जो है लोगों का इशू होता था, दैट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में काफी सारी चीजें हुई, और उन्होंने लोगों को बांध के भी एक साथ रखा। पर धीरे धीरे हमें लगा एज द ग्रीवेंसेस वर वाइड रेंजिंग, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल आल्सो मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। ये तो हम देख ही चुके हैं, हर किसी के लिए अलग अलग अंडरस्टैंडिंग थी। कांग्रेस सारे के सारे डिफरेंस को कंटिन्यूसली अलग करना चाहती थी। दिस इज प्रिसाइसली व्हेन द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफ्टन ब्रोक डाउन। और ये ज्यादा से ज्यादा तब बहुत ज्यादा ट्राई करते थे जब लोगों के बीच में कोई यूनिटी बचती ही नहीं थी। अगर अदर वर्ड्स में कहें तो what was emerging was a nation with many voices wanting freedom for colonial rule। तो एक बात की 100 बात ये थी कि चाहे हम कितने भी अलग थे, चाहे हम कितने भी डिफरेंस हमारे बीच में थे, हम लोग सिर्फ आजादी चाहते थे ब्रिटिशर्स के रोल से। So that was all of the chapter. This is only the content of the chapter। ये इतने यहीं तक हमारी जो है कहानी है। द क्विट इंडिया मूवमेंट जो मेजर मूवमेंट है वो तो बीच का स्किप हो गया है, वो हम लोगों को शायद आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने को जरूर मिलेगा। सो दैट वाज ऑल ऑफ द क्लास। आई होप आपको बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल हियर। सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।